हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज से हम लोग सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में से यूपीएससी मेंस में आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो कार्ल मार्क्स के ऊपर हो, एमिली डर्कहेम के ऊपर हो, वेबर के ऊपर हो, इनमें से किसी भी या फिर किसी भी सोशियोलॉजिकल थिंकर के ऊपर आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग जो भी क्वेश्चंस कराएंगे आप उसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं कार्ल मार्क्स से। तो कार्ल मार्क्स ने काफ़ी सारी जो थ्योरीज़ है वो बनाई थी, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हमको दिए थे और एक तरह से रिवॉल्यूशन क्रिएट किया था। उनके पर्सनल लाइफ के बारे में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन पढ़ना है तो आप लोग उनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हो। तो बहुत बहुत अच्छी है। उनका जन्म हुआ था 1818 में और उनका देहांत हुआ था 1883 में। वो एक ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्होंने जर्मनी में अपना डॉक्टरेट जो है वो कंप्लीट किया था। आपको अगर उनके पर्सनल लाइफ के बारे में किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल देखा था, किस तरह से उन्हें दबाया गया था, किस तरह से उन्होंने जर्नलिज्म की और भी उन्होंने एडिटर की रोल प्ले किया था, वो सब कुछ आपको उनकी बायोग्राफी में देखने को मिलेगा। तो आप पढ़ सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो यहाँ भी हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स ही उनके पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उनका पहला कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फेटिसिज्म। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, मतलब हमारे सीरीज़ में जो पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फेटिसिज्म। उन्होंने फेटिसिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में अपनी क्या राय बताई थी, किस तरह से उसको बताया था, किस तरह से दर्शाया था, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा मेंस का सवाल है, What is the Marxist concept of fetishism of commodities? तो फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज़ के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम ये है कार्ल मार्क्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि कार्ल मार्क्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशल थिंकर्स ऑफ द 19th सेंचुरी एंड ही इज़ नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ सोशलिज्म एंड द चैम्पियन ऑफ कम्युनिज्म। ये उनको एक आर्किटेक्ट ऑफ सोशलिज्म और द रिवॉल्यूशन क्रिएटर ऑफ कम्युनिज्म या फिर चैम्पियन ऑफ कम्युनिज्म जो है वो इस टाइटल से नवाजा जाता है। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में कार्ल मार्क्स के बारे में जो भी क्वेश्चन आए, जो भी थियोरीज लिखने हो, इंट्रोडक्शन ये दो लाइंस आपकी हमेशा सेम रहनी चाहिए। ठीक है जी। हम बात करते हैं मेन मुद्दे पे, यानी कि कमोडिटी फेटिसिज्म क्या है। Commodity fetishism is Marx's application of his analysis of the relationship between a commodity and society as a whole। चलिए इसको थोड़ा एंटरटेनिंग तरीके से समझाते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा फ़ोन है और हम दोनों के बीच में पारी हो रही है। Just kidding। तो यहाँ पे कमोडिटी फेटिसिज्म अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो है वो एक कमोडिटी मतलब एक इनएनिमेट वस्तु का इंसानी जज्बातों के साथ या इंसानों के साथ या सोसाइटी के साथ किस तरह का रिश्ता होता है या उन दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है, उसी के ऊपर ओवरऑल ये बेस्ड है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल एग्जाम्पल के तौर पे आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सो कमोडिटी फेटिसिज्म मतलब एक कमोडिटी मतलब कोई इनएनिमेट जिनमें जान नहीं है उस वस्तु का इंसानों के साथ, एक सोसाइटी के साथ किस तरह का रिश्ता होता है, क्या कहता है ये रिश्ता, इस रिश्ते को ही बताते हैं कमोडिटी फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज। ठीक है जी। चीज़ों को हमेशा सिंपलिस्टिक तरीके से पढ़ना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड हाई फाई वर्ड में पढ़ के कोई याद तो रहता नहीं, क्योंकि यूपीएससी इतना भयंकर कोर्स है ना। तो जितना हो सके डे टू डे एग्जाम्पल से लेके लाइट वे में पढ़ना चाहिए ताकि सब कुछ याद भी रह जाए और आपको मज़ा भी आए। Fetish was popularly used in the good old days of colonialism।
It is used to describe inanimate objects that possesses fantastical powers in indigenous cultures. इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो फेटिस वर्ड है ये हमको दिया है कॉलोनाइजर, मतलब अंग्रेज़ हुकूमत के दौरान पे ये वर्ड इस्तेमाल पे आया है कि अंग्रेज़ हुकूमत ने ही ये वर्ड हमको एज अ गिफ्ट दिया है. फेटिश वर्ड. फेटिश वर्ड मतलब क्या? एक इनएनिमेट चीज़ को पावर्स दे देना, उसमें उसके साथ एक कनेक्शन सा बनाना. इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं. ये देखिए रुद्राक्ष. ठीक है, ये रुद्राक्ष क्या है? बस एक पेड़ का जो पौधा है, सीड है, दैट इज़ बेसिकली एन इनएनिमेट चीज़. इसका कहने का अगर मतलब है कि इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को बहुत ज़्यादा काम की चीज़ माना जाता है, बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है. हर तरह की चीज़ों में रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया जाता है. रुद्राक्ष का पानी पिया जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए. इनफैक्ट मेरे हाथ में रुद्राक्ष रहता है हमेशा एक. और जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं एक साइकिक रीडर हूँ, तो हम लोग जब एनर्जीज़ को चैनल करते हैं तो दूसरे की जो एनर्जीज़ होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो हम लोग चैनल कर लेते हैं. तो उसको क्लेंस करने के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो कुछ लोग क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली रुद्राक्ष का इस्तेमाल करती हूँ. रीडिंग से पहले भी मैं रुद्राक्ष से ही अपने आप को क्लींस कर लेती हूँ, ताकि जो ऑरा का जो रिमेंस है वो ना रहे और मेरी बॉडी से नेगेटिविटी चली जाए. तो हर कोई अपनी हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस से चीज़ों को इस्तेमाल करता है. कोई रुद्राक्ष की अंगूठी पहनता है, रुद्राक्ष का नेकलेस वगैरह पहनता है. 5 मुखी रुद्राक्ष, 8 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष. तो बहुत सारे वर्जन है रुद्राक्ष के, और हर एक वर्जन के साथ हर एक महत्व जुड़ी हुई है. फॉर एग्जांपल कुछ रुद्राक्ष जिनकी शादी नहीं होती वो लोग को रुद्राक्ष दिया जाता है. जिनका हर टाइम टू टाइम एक्सीडेंट होता है उनको रुद्राक्ष दिया जाता है. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इस इनएनिमेट चीज़ों को एक सुपरनैचुरल पावर दी गई है कि हाँ, अगर तुम इसको रखोगे, रुद्राक्ष अगर आप घर पे रखते हो तो उसे शुभ या ऑस्पिशियस माना जाता है. पूजते हैं लोग रुद्राक्ष को. कहने का मतलब ये है कि फेटिस मतलब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को एक अद्भुत शक्ति देना, या हमारा ये बिलीव करना कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में सुपरनैचुरल पावर्स या नेचुरल ताकत है, ताकि आप लोग उसको अगर प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपका भी कल्याण हो. यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरी जो है हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्टर्न साइड की हूँ, तो मेरा एक्सेंट थोड़ा सा ऐसा है और मैं प्रॉपर हिंदी नहीं बोल सकती हूँ. तो इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए कभी कभी अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आता हो आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है. एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. So Karl Marx's interpretation of a commodity is that a commodity exists in a dual state, that is physical and every way tangible state, and the second is holds together social and material relations. तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से एक पर्टिकुलर कमोडिटी, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं रुद्राक्ष का ही. रुद्राक्ष एक तो फिजिकल टेंजिबल स्टेट है जो हमें दिखता है, जो हम टच कर सकते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेट. एंड द सेकेंड स्टेट इज कि किस तरह का रिलेशन ये एक इंडिविजुअल के साथ शेयर करता है. रिलेशन बोले तो रुद्राक्ष जो है आप खरीदते हो, आपको अगर कोई बाबा जी ने बोला कि आप रुद्राक्ष खरीद लो तो आपका जो है शादी हो जाएगी जल्दी जल्दी, तो आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ खरीदते हो या फिर पूजा करते हो. गौरी शंकर रुद्राक्ष हो या कोई भी हो, आप पूजा कर दो कि हाँ मेरी तो शादी हो जाएगी जल्दी, या फिर मुझे मनचाहा पति मिलेगा, मनचाहा वाइफ मिलेगी, या फिर मेरे बच्चों के साथ जो है मेरी अनबन ठीक हो जाएगी. तो इस आपकी इंटेंशन से आप उसको पूजा करते हो, तो आपका एक तरह से रिलेशन बन जाता है उस रुद्राक्ष के साथ.
जबकि उसमें जान नहीं है, लेकिन आप फिर भी अपनी इंटेंशन उसको बताते हो। रोज़ जब उसकी पूजा करते हो तो आप अपना इंटेंशन उसके सामने रखते हो कि आप जो भी हो मेरी विश पूरी कर दो भगवान जी। तो इस तरह से आपका एक सोशल रिलेशन बन जाता है उस इन एनिमेट चीज़ों के साथ। इट्स नॉट ओनली रुद्राक्ष, आप भगवान जी की मूर्ति जो आइडल वर्शिप करते हो, तो आप जो भगवान को रोज़ बोलते हो, आप सुबह उठ के मंदिर में जाते हो, जिस भी भगवान को पूछते हो, तो भगवान की मूर्ति के साथ आपका एक रिश्ता बन जाता है कि हाँ भगवान जी मेरे को ये दे दो, मंत्र जाप करते हो उनके सामने। तो आप एक जो उनका कार्ल मार्क्स के हिसाब से एक जो है एक टेंजिबल होता है, कि टेंजिबल मतलब जो आपको दिखता है या फिर जिसको आप टच कर सकते हो, और दूसरा जो इनटेंजिबल होता है। इनटेंजिबल मतलब जो एक इमोशनल बॉन्ड जो जुड़ता है, अगर हम लोग साइकिक टर्म्स में बोले तो एक एथरिक कॉर्ड के साथ जो कनेक्शन होता है, 5D में कनेक्शन जो होता है, ये भी बनता है। यहाँ पे स्पिरिचुअल लेवल की बात नहीं हो रही है, लेकिन मैं स्पिरिचुअल साइड भी एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। So Karl Marx's interpretation of a commodity is that a commodity exists in dual state of matter. First in the physical form or the tangible form, and the second in the non-physical form or the intangible form. He also claims that a commodity has a peculiar nature and that it possesses a mysterious ability to create or renew social relations, being both an ordinary physical object and a generator of social relations. ठीक है जी। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि इन एनिमेट चीज़ों में अद्भुत सुपरनैचुरल पावर्स होती है, जिनमें ये एबिलिटी होती है, मिस्टीरियस एबिलिटी होती है टू क्रिएट और रिन्यू सोशल रिलेशंस, बीइंग बोथ एन ऑर्डिनरी फिजिकल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने कहा कि उनमें सुपरनैचुरल पावर्स होती है। रुद्राक्ष का एग्जाम्पल लेते हैं। रुद्राक्ष में सुपरनैचुरल पावर्स है, ताकि मान लीजिए आपकी बॉयफ्रेंड के साथ कटाकुटी हो गई, कटाकुटी मतलब ये झगड़ा हो गया, ओके, झगड़ा हो रहा है, तो रुद्राक्ष लेके आप ये इंटेंशन करते हो कि भाई मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा सेटिंग कर दो, मेरी पैचअप करा दो, जो भी मनमुटाव है उसको ठीक कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि इस इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में ये मिस्टीरियस एबिलिटी या सुपरनैचुरल एबिलिटी होती है, ताकि वो बिगड़े हुए रिश्तों को भी सुधार दे। राइट, इट्स नॉट अबाउट रुद्राक्ष, इट्स अबाउट एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैं रुद्राक्ष को जस्ट एज ए हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल जो है वो ले रही हूँ। यहाँ पे एक प्रॉपर एग्जाम्पल दिया गया है। आप लोगों ने ये फिल्म तो देखा ही होगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, बहुत ही कॉमेडी फिल्म थी गोविंदा की। तो वहाँ पे एक सीन था जहाँ पे ये गोविंदा जो है वो वकालती कर रहे थे उनके वाइफ की, आई थिंक हाँ, वाइफ की दोस्त जो सुष्मिता सेन प्ले कर रही थी, उसकी दोस्त के लिए वकालती कर रहे थे, जो कि रेंट पे रह रहे थे। जो उनकी वाइफ की दोस्त थे, उन्हीं के मर्डर के ऊपर ये पूरा फिल्म जो था वो ऐसा कुछ था, मुझे इतना याद नहीं है। तो वो वकालती कर रहे थे वाइफ के दोस्त के ऊपर। जो दोस्त थे वो रेंट पे रह रहे थे अराउंड 20-25 साल तक। ठीक है, लेकिन जो मालिक थे, मालिक ने 20 साल बाद उनको बोला कि घर खाली करो, अपने को प्रॉपर्टी चाहिए। तब ये जो वाइफ के दोस्त थे उन्होंने सुष्मिता सेन को बोला कि हमने 20 साल वहाँ पे काटे हैं, हम कैसे वो घर खाली करें। तो सुष्मिता सेन ने अपनी हबी को बोला और गोविंदा को बोला कि तुम उनका केस लड़ो और इनको जिताओ। तो अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने इनका केस लड़ा और दलीलों में उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि इस घर में ये जो मालिक थे, मालिक ने उनको सिर्फ ईंट पत्थर का घर दिया था, लेकिन उस मकान को घर बनाया इन लोगों ने जिन्होंने 20 साल तक इस घर में रहे। इस घर में गूंजती है उनकी बच्चों की किलकारी की आवाज़, उनके बूढ़े माँ बाप के देहांत का गम, उसके बाद उनकी शादी की शहनाइयाँ। तो ये इस मकान को घर बनाया था उन्होंने, तो इसीलिए हम इस घर को खाली नहीं करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो मालिक थे, उस मालिक ने सिर्फ ईंट पत्थर का एक मकान दिया था उनको, लेकिन इन मकान को घर बनाया था घर में रहने वाले लोगों ने। तो इसीलिए जब
आप एक घर में रहते हो बचपन से लेके बुढ़ापे तक, तो उस घर के साथ आपकी बहुत सारी यादें जुड़ जाती है, आपका इमोशनल बॉन्ड जुड़ जाता है। मेरा होम टाउन नलबारी है, असम है, तो मेरा हमेशा से कांटेक्ट है, हमेशा से एक बॉन्डेज है उस घर में। मैं दादी के घर जब जाती हूँ, अभी भी जाती हूँ, जहाँ पे मेरे पापा रहते हैं, तो उस घर में उस रूम में पर्टिकुलरली मेरे पापा का रूम था। मेरी मम्मा शादी करके वहाँ पे आई थी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। तो मकान है, देखने को मकान होता है, लेकिन उसके साथ हम लोग एक इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। और इसी को कार्ल मार्क्स ने दर्शाया है, कंसेप्ट ऑफ फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज़। When we look at a commodity, we might be able to tell a number of things about it. जैसे कि इस घर की बात है, जब हम उस घर को देखते हैं तो हम उस घर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, क्योंकि उस घर में गूंजती थी उनके बच्चों की किलकारियाँ, फिर उनके बूढ़े माँ बाप के गुजरने का गम, उसके बाद उनकी शादी की शहनाइयाँ। तो बहुत सारी यादें जुड़ी रहती है किसी प्रॉपर्टी से। We can describe it physically. For instance, we may observe that a house is made out of bricks, and we know that it is used and it is intended to use for living. But do we really know about who has made it, where and how it was made? यहाँ पे हमको बस ऊपर से, वी एज अ स्ट्रेंजर अगर हम किसी प्रॉपर्टी में जाए तो हमको बस ये दिख रहा है, अरे हाँ ये तो घर है, ईंट पत्थर का, इतनी रूम है, इतने हैं। लेकिन क्या हमने ये सोचा है उस घर में कितनी यादें जुड़ी हुई है, कितने सारे लोगों की यादें जुड़ी हुई है। उस घर को उसके जो मालिक ने कितनी छाव से बनाया था, जब उस घर का दरवाज़ा पेंट कर रहे थे तो कैसे कैसे पैसे जोड़े थे। हर एक कहानी, हर एक घर के हर एक रूम, हर एक कॉर्नर में एक कहानी छुपी हुई है। तो ये सब हमें नहीं पता, हमें सिर्फ देखने को मिलता है कि हाँ ये घर है, ये है। सेम गोज़ विद द शर्ट। अगर आप बाज़ार से शर्ट खरीद के लाते हो तो हाँ आप बस ये देखते हो कि हाँ ये शर्ट है, ये कलर है, गुड, बहुत अच्छा है, इट्स गुड। लेकिन आपको वो नहीं दिखता कि उस शर्ट में कितनी मेहनत लगती है किसी ने रात भर जाग के वो शर्ट सिलाई की है, किसी ने अपना काम मतलब वो करके कितना दूर करके मिल पे आके कलरिंग की है, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें जो डाइज वगैरह है वो किया है, कितनी लेबर्स लगे, कितनी लेबरों की मेहनत की वजह से आपको वो शर्ट पहनने को मिली, कितने सारे लोगों का मेहनत एफर्ट जुड़ा हुआ है उस शर्ट के पीछे। जो आपको सिर्फ दिख रहा है उसमें बहुत सारे लेबर्स का जो है वो मेहनत छुपा हुआ है, वो मेहनत नहीं दिखती है। अब हम देखेंगे कि ये जो फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज़ है उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किस तरह से कनेक्ट किया है कार्ल मार्क्स ने। So in a capitalist economy, in a capitalist society, social relations are relations between commodities and not between people, as the real producers of commodities remain largely invisible. यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, जनरली क्या होता है, आप अगर सामान लेने जाते हो तो आप पैसे देते हो और आपका शॉपकीपर जो है वो सामान दे देता है। फॉर एग्जांपल आपको बुक्स खरीदने जाना है, ठीक है, तो बुक्स खरीदने जाना है तो आप शॉपकीपर के पास जाते हो, बुक स्टोर वाले के पास जाते हो और बोलते हो मेरे को ये बुक दो, और आप पैसे निकाल के दे देते हो और शॉपकीपर इसके बदले में आपको बुक्स देता है। तो आपको कोई लेना देना नहीं है कि वो बुक्स बनाने में कितनी मेहनत गई, वो बुक में रिसर्च करने के लिए कितनी मेहनत गई, उसमें कितने सारे लेबर्स का एफर्ट जुड़ा हुआ है, वो प्रिंटिंग में कितनी मेहनत लगी। तो उस चीज़ से आपको लेना देना नहीं है, ना ही इस शॉपकीपर को लेना देना है कि ये बुक का आप क्या करोगे, आप जला दो, फेंक दो, कुछ भी करो, ही डजंट गिव अ डैम। उसको सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, आपको सिर्फ अपने बुक से मतलब है। दिस इज बेसिकली अ गिव एंड टेक रिलेशन। बाकी डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, इस तरह का सीन है। सो यहाँ पे जो रियल वर्क फोर्स है, द रियल लेबर, उनकी मेहनत छुपी रहती है। इसके बारे में डिटेल में हम अगली स्लाइड में एक सिंपलिस्टिक एग्जांपल के ज़रिए, जो हम लोग करते ही है अपने डे टू डे लाइफ में, उसके ज़रिए समझेंगे। So we only approach their produce
through the relations which the act of exchange establishes between the products। जैसे कि मैंने कहा, जो रिलेशन बना, मैंने तुमको पैसे दिए, तुमने मुझे बुक दिया, किस्सा खत्म। इसके आगे ना मेरे को कोई लेना देना है ना कुछ, ठीक है। So in this process we use the products that are made by several proletarians through the exchange of cash with those institutions which extract labor from them, and thus we relate to these products only after having brought the same। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे हम इनडायरेक्टली उन लेबर्स के साथ भी एक रिश्ता कायम कर रहे हैं, एक इनविजिबल रिलेशन हम लोग कायम कर रहे हैं। जब हमने बुक्स खरीदा, उस बुक्स को बनाने में कितने सारे लेबर्स का, कितने सारी वर्कर्स का एफर्ट किया, और हम जाने अनजाने में ही उन वर्कर्स के साथ भी एक रिलेशन, एक इनविजिबल रिलेशन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। इसको एक एग्जाम्पल के ज़र पे समझते हैं। ये हम लोग करते ही करते, मैं तो बचपन में बहुत ही ज़्यादा करती थी, अभी तो बहुत कम कर दिया है। जब से मैं अकेली रहना लगी हूँ तब मैंने ये चीज़ समझने लगी हूँ। लेकिन जब मैं फैमिली मम्मा के साथ रहती थी, अपनी फैमिली मम्मा और भाई के साथ रहती थी, तो 100 नखरे थे मेरे, 1000 नखरे थे, मैं तो कहूँ 1000 नखरे। आई वॉज रियली पैम्पर्ड, क्योंकि मैं एकदम, आई एम द ओनली गर्ल इन द फैमिली, सो आई एम रियली पैम्पर्ड और बिगड़ी हुई टाइप की। सो 1000 नखरे थे मेरे खाने को लेकर, तो बहुत ही ज़्यादा। तो अभी अगर मम्मा आप देख रहे हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल द नखरा आई हैव डन। तो यहाँ पे बात क्या होती है कि आप लोग जब ऑफिस से या स्कूल से घर आते हो एंड मम्मा कुछ रोटी वगैरह बना देती है और आपको मतलब बना के ये प्लेट पे रख देती है कि ये बना है। अब मुंह आपका सूझ जाता है, ये क्या खाना बनाए, मेरे को तो पिज़्ज़ा खाना था, मेरे को नहीं खाना दाल रोटी, मेरे को नहीं खाना दाल रोटी, ये सब खाना ही नहीं, मेरे को, मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो ऐसे ही ऑर्डर कर रहा हूँ जोमेटो से। इस तरह का सीन था। मैं तो बहुत कर चुकी हूँ ऐसा पहले, अभी नहीं, अभी मैं खुद रहती हूँ तो घर का खाना मिल जाए तो मतलब मुझे तो स्वर्ग मिल जाता है। तो इसीलिए अभी मुझे बहुत कदर हो गई है, पहले ये सब ऐसा था। तो ये है कि जब आप लोग लौटते हो तो आप कदर नहीं करते हो उस खाने की। जब आप घर पे ही रहते हो मोस्टली जो लोग, तो ऑफिस से आते हो, मम्मी ये सब बनाती है तो आप यही बोलती है क्या बनाया, ये अच्छा नहीं बना, इस तरह का मेरे को नहीं खाना, ये सब मेरे को तो पिज़्ज़ा खाना है, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ अपना। इस तरह का सीन होता है, बहुत सारे घरों में होता है। लेकिन आपने वो मेहनत नहीं देखा जो आपकी मम्मा ने किया। ये रोटी बनाने में इतनी मेहनत लगती है, मैंने अकेले अब जाके मेरी बैंड बज जाती है। इतना वीडियो बनाने में नहीं लगता जितना खाना बनाने में लगता है, मतलब मेहनत। तो ये आपने इतनी मेहनत नहीं देखा, उनकी अपनी मम्मी की मेहनत नहीं देखा कि कितनी मेहनत से, कितने चाव से उन्होंने आपके लिए खाना बना के रखते कि मेरी बच्ची ऑफिस से आएगी थकी हारी तो उसके लिए कुछ अच्छा, कुछ न्यूट्रिशियस बनाते हैं जिससे वो हेल्दी रहे। लेकिन आपको वो मेहनत दिखती नहीं है ना, आप उसकी कदर नहीं करते। आपको बस ये दिखता है कि अरे मेरे टेस्ट के हिसाब से नहीं है, मेरे को नहीं खाना, ये मेरा मूड नहीं है आज खाने का। तो इस तरह का आप ऊपर ऊपर की चीज़ की देखते हो, अंदर की मेहनत को नहीं देखते हो कि एक चीज़ को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। यहाँ पे वीडियो देखो, ये वीडियो बनाने के लिए मेरे को कितनी मेहनत लगती है। दिन भर ऑफिस का काम करती हूँ, यहाँ पे आके वीडियो बनाती हूँ, तो मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। उस मेहनत को जो है अप्रिशिएट नहीं करते, कभी ना कभी हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते मेहनत को, और जिसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाता है। आप ऐसे खाना अगर छोड़ दोगे, आपकी मम्मी ने इतने प्यार से बनाया, उस खाने के साथ आपकी माँ की इमोशंस जुड़ी हुई है कि मेरी बेटी ये खाएगी, भूखे प्यासे आएगी और ये खाएगी तो उनको और मतलब हेल्दी रहेगी, ताकत मिलेगी, बेचारी ना काम करती है ऑफिस में। तो इस इंटेंशन से उन्होंने बनाया। जोमेटो वाले ये बना के नहीं देते आपको, इस इंटेंशन से बना के नहीं देंगे वो आपको। वो 3-4 दिन पुराना खाना आपको देंगे और वही आप चाव से खाओगे, लेकिन आपकी मम्मी के बनाया हुआ खाना आप नहीं खाओगे। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये भुगत चुकी हूँ बहुत पहले, अभी मेरे को अक्ल आ गई है। We the consumers are not aware of various aspects that these workers are much in need, like wage, working conditions, their emotional and physical constraints। यहाँ पे वर्कर की बात हो रही है, हमारी मम्मा भी एक
ऐसी जॉब में होती है जिनकी ना उनको सैलरी मिलती है, सैलरी तो छोड़ो, उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता, उनको संडे का ऑफ नहीं मिलता है, संडे को भी वो काम करती है। आप तो ऑफिस से संडे को बैठ के सो जाते हो, 12-1 बजे उठते हो, लेकिन मम्मियाँ जो होती है वो बेसिकली संडे को भी काम करती है, रात को बीमार होती हो तो आप वो देखती है। तो इस तरह की जॉब होती है उनको, और उनको बदले में क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा अप्रिशिएशन, थोड़ा सा आपका टाइम, थोड़ा सा केयर और कंसर्न। उसकी अगर आप थोड़ा सा केयर दिखाते हो तो वो 1000 गुना ज़्यादा आपको लौटा के देती है। तो प्लीज़ अपनी मॉम डैड की रिस्पेक्ट करो, जिनके डैड नहीं है वो अपनी मॉम की और ज़्यादा रिस्पेक्ट करो। So much is concealed in a capitalist society dominated by commodities and paper money is seen as the direct embodiment of all human labor। तो यहाँ पे जैसे कि बोला गया है कि यहाँ पे पैसों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस, या फिर जो मनी वैल्यू है उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है कि जो लेबर्स उस चीज़ को बनाने में जितना एफर्ट्स लगता है उस चीज़ को पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ फेमस लाइंस है कि देख तेरे संसार की माया क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। पैसों की मोह माया के चक्कर में लोग जो है वो अलाइनेटेड हो जाते हैं, अलाइनेटेड इन द सेंस कि गुरूर आ जाता है उनमें, गुरूर आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, ईगो आ जाता है, मेरे पास ज़्यादा गाड़ी है, मेरे पास पैसे है, पावर है, प्रॉपर्टी। लेकिन इस वजह से जो है वो अपने ही दोस्तों से एक तरह से एलिनेटेड हो जाता है, जो उनके करीबी फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे एलिनेटेड हो जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्लास स्ट्रगल, उसमें अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे बेसिकली इस चीज़ की वजह से कि पैसों की वैल्यू जो है, जो लेबर्स की मेहनत, उनका जो उनकी सैक्रिफाइसेस, उनकी स्ट्रगल, उसको इग्नोर किया जाता है। और पैसों की वजह से कि आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपको सामान दिया, बस काम ख़त्म, बाकी तुम जैसे मर्जी प्रोड्यूस करो, वी डोंट गिव अ डैम। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से इंसान एक तरह से एलिनेटेड हो गए हैं, अपनी सोसाइटी से ही दूर हो गए हैं। Men are thus alienated because of their own relations to production assume a material shape as they are related to each other in their social process of production in an atomistic way। जैसे कि मैंने कहा, इंसान जो है वो इसी बिहेवियर की वजह से कि हाँ मतलब एलिनेशन आ गया है लोगों का अपने ही लोगों की से अपनी ही सोसाइटी से। एलिनेशन मतलब दूर हो गया है, दूरियां पैदा हो गई है। People in this society are led to believe that they are not in control of the market forces that appear to exist independently of any individual person। यहाँ पे people जो है उनको ये लगता है कि जो मार्केट फोर्सेस है उनके कंट्रोल में वो नहीं है, दे आर द सुप्रीम पावर, दे आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द मार्केट फोर्सेस, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। वो एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में रहते हैं अपने पैसों के दम पे, जो कि क्रिएट किया गया है उनके पैसों के द्वारा। The labor society establishes itself only when there is an exchange of the products, and therefore the relations connecting the labor with individuals are material relations between persons and social relations between things। यहाँ पे आप देख सकते हो बागबान मूवी, बागबान मूवी जो था वो बहुत ज़्यादा हिट था। उसमें क्या दिखाया गया कि बाप की ज़रूरत, माँ की ज़रूरत तब तक थी जब तक घर था उनके पास, नौकरी थी उनके पास, पापा ने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। लेकिन जब पापा की नौकरी चली गई, घर चला गया, तो मम्मी पापा को नौकर की तरह ट्रीट कर दिया गया, है ना। यहाँ पे एक और मूवी था, वो मुझे मिला नहीं एक्चुअली, आप लौट चले करके। वहाँ पे क्या हुआ था, बूढ़े माँ बाप को एक बंदे ने बूढ़े माँ बाप को क्या करते थे, अपने साथ यूरोप या किसी इंटरनेशनल कंट्री में लेके गए। तो वहाँ पे जो उस लड़के था, उस लड़के ने एक अंग्रेज़ी मेम से शादी कर ली थी, ओके, फॉरेनर से। तो और उनके माँ बाप को बहुत बुरी तरह से वेट्रेस बनाया था एंड नौकरों के काम कराए थे माँ बाप को। जो लड़का है उस लड़के ने अपने माँ बाप को नौकरों का काम कराया था। तो उस लड़के के दोस्त ने उस लड़के से कहा, तुम नौकर का काम करने के लिए अपने माँ बाप को पंजाब से यहाँ पे लेके आए हो, भेज दो उनको मेरे साथ पंजाब वापस।
तो उस लड़के ने पता है क्या कहा, उस लड़के ने कहा अगर यहाँ पे नौकर इतनी सस्ते और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते तो मैं उनको कभी लेके ही नहीं आता, मुझे तो नौकर ही चाहिए थे, इसीलिए माँ बाप को फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया था। ऐसे होते, ऐसी मेंटालिटी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं, द लेबर सोसाइटी एस्टैब्लिशेस इटसेल्फ ओनली व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड देयरफॉर यहाँ पे जब तक माँ बाप से काम निकलवा सकते हो, माँ बाप को लेबर की तरह काम करा सकते हो, नॉट ओनली माँ बाप, लेबर्स की ज़रूरत तब तक होती है जब तक तुम उनसे काम निकलवा सकते हो, जब काम नहीं तो तुमको तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह का कहना चाह रहे हैं ये। Connecting the labor with individuals are material relations between persons and social relations between things. तो इंसानों के साथ है material relations और social relations है between things। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात कही गई है, जैसे कि हमने पहले देखा कि किस तरह से हम लोग रुद्राक्ष के साथ, सोशल रुद्राक्ष के साथ या घर के साथ जो कि इनएनिमेट है उनके साथ हम लोग मतलब इमोशनल कांटेक्ट है, लेकिन जो इंसान है जिनमें प्रॉपर जान है, यहाँ पे माँ बाप का ही एग्जांपल ले रहे, जो प्रॉपर जान है उनके साथ हम लोग मटेरियल रिलेशनशिप रख रहे हैं, उनके साथ कोई इमोशनल नहीं, उनके साथ कोई फीलिंग नहीं। माँ बाप को लेबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, काम दो तभी हम खाना देंगे वरना नहीं। और ऑन द अदर हैंड जो इनएनिमेट चीज़ है उसको पूजा कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, तो ये एकदम उल्टा रिलेशन हो रहा है। तो यही बताना चाह रहे हैं कार्ल मार्क्स यहाँ पे कि ये इतना बदल गया इंसान कि भाई देखो, मटेरियल रिलेशंस बिटवीन पर्सन्स एंड सोशल रिलेशन बिटवीन थिंग्स, क्या ज़माना आ गया, बाय गॉड। The concept of commodity fetishism conceals private labors as these workers are only social at the point of exchange. तो यहाँ पे प्राइवेट लेबर्स को कंसील किया जाता है, यानी इनविजिबल रखा जाता है। प्राइवेट लेबर्स का लेबर, उनकी मेहनत को खोस्ट किया जाता है, उनको हाईलाइट में नहीं लाया जाता है। For Marx, the social arrangement which forms the context of work in a capitalist society alienated the worker. तो यहाँ पे जो social arrangements है which form the context of work in a capitalist society, किस तरह का arrangement है in a capitalist society, वो एलिनेटेड द वर्कर। एलाइनेटेड द वर्कर मतलब एक तरह से विद्रोह पैदा करता है, एक तरह से दूरी पैदा करता है बिटवीन द वर्कर कम्युनिटी एंड द कैपिटलिस्ट कम्युनिटी एंड द कंज्यूमर कम्युनिटी, शुड आई से। They fail to provide him with opportunities for a meaningful and creative existence. एक वर्कर अपनी क्रिएटिविटी से कुछ नया क्रिएट करता है तो उसको इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग कि भाई तुमने ये किया, अरे वाह, उसको मोटिवेटिंग, उसको थोड़ा सा इंकरेजमेंट, थोड़ा सा इंकरेजमेंट, अगर आप किसी का हुनर को, किसी की टैलेंट को इनकरेज करोगे तो उसका हुनर और ज़्यादा चमकने लगता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को नहीं करने की वजह से, लैक ऑफ अप्रिशिएशन की वजह से उसका हुनर और आगे नहीं बढ़ पाता और उसमें मोटिवेशन भी नहीं आता और कुछ वो इंटरेस्टिंग या क्रिएटिव नहीं कर पाता है। ठीक है जी। Neither he receives satisfaction from his work nor receives the due credit for creating a product of his labor. उसको appreciation नहीं मिलता है, उसको extra allowance नहीं मिलता है, तो इसमें मोटिवेशन नहीं होता है इसीलिए उसको कि भाई क्या ही काम करूँ मैं, ये कोई इतना क्रिएटिव, इतना दिन रात जाके मैं काम करता हूँ, मेरे को कोई मेहनत तो करती नहीं। अब मैं आप लोग को बोल रही हूँ, दिन रात जाके आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ रिसर्च करके, मेरे को लाइक तो मिलता नहीं, मैं क्या ही वीडियो बनाऊँ, है ना। तो एक लाइक कर दोगे तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, मेरी मेहनत को सफलता मिलेगी, है ना। तो कंक्लूजन, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग अपने हिसाब से लिखिए जो आपको समझ में आता है, कंक्लूजन में एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। तो ये हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।